हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग सीपीसी को शुरू करने वाले हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का ये एक्ट है, इसको अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। और इस सीरीज़ में हम लोग इसके सारे सवाल देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन, आप कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हों, ये आपके लिए बड़े उपयोगी सवाल होंगे, बहुत लाभदायक होंगे, यूज़फुल क्वेश्चन होंगे। मैंने हर एक परीक्षा से सवालों को उठाया है जो आपकी जुडिशरी की परीक्षाओं में पहले पूछा गया है। आप एलएलबी की परीक्षा दे रहे हों, कोई जुडिशरी की परीक्षा दे रहे हों, या एआईबी का एग्ज़ाम दे रहे हों, या क्लैट कर रहे हों, अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। इन वीडियोज़ में मैंने सारे सवाल जो भी आपके इम्पोर्टेंट हैं वो कराए हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैं इन सवालों को आपको कराता जाऊंगा। आपको बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना है। हो सके तो इन्हें आप नोट डाउन जरूर करते चलें, क्योंकि एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सवाल लिखा हुआ मिलेगा, फिर उस सवाल को कहाँ पूछा गया है ये लिखा हुआ मिलेगा, फिर आंसर मिलेगा, और फिर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जिन जिन सवालों में एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता या दीवानी प्रक्रिया संहिता भी से आप कह सकते हैं, के अंतर्गत डिक्री को परिभाषित किया गया है। कहाँ, कौन सी धारा में डिक्री को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 2 क्लोज 1 में, ऑप्शन नंबर बी धारा 2 क्लोज 2 में, ऑप्शन नंबर सी धारा 2 क्लोज ए में, या ऑप्शन नंबर डी धारा 2 क्लोज बी में। यूपी सिविल जज 2016 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 2016 में आपसे पूछा गया सवाल है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 2 क्लोज 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिक्री को धारा 2 क्लोज 2 में परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 2 क्लोज 1 में संहिता को परिभाषित किया गया है। ये भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी डिक्री का आवश्यक तत्व नहीं है? आपको आवश्यक तत्व दिए गए हैं डिक्री के, वो बताने हैं कि कौन सा नहीं है। ए पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक अवधारण, बी न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति, सी एक न्याय निर्णय जिससे उसी प्रकार अपील की जा सकती है जैसे किसी आदेश से अपील की जाती है, या फिर डी न्याय निर्णय किसी वाद में दिया गया हो। एपीओ आरपीएफ रेलवे एपीओ में पूछा गया सवाल है 2010 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ऐसे निर्णयों की जो है वो अपील नहीं की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी डिक्री का आवश्यक तत्व नहीं होगा। ये आप याद रखिए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा यानी 2 क्लोज 2 के अनुसार डिक्री के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कि किसी न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति, दूसरा है ऐसे न्याय निर्णय किसी वाद में दिया गया हो, तीसरा है वाद के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चयात्मक रूप से निर्धारण। तो क्या डिक्री का आवश्यक तत्व क्या नहीं है? सी नहीं है। ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराएं संशोधित की जा सकती हैं। कौन संशोधन कर सकता है? ए संसद द्वारा, बी वाद की सुनवाई कर रहे न्यायालय द्वारा, सी उच्च न्यायालय द्वारा, या फिर डी वाद के पक्षकारों द्वारा। उत्तराखंड सिविल जज 2013 सवाल को पूछा गया है, और सीपीसी में जो है उनमें संशोधन अमेंडमेंट जो है वो कौन कर सकता है? संसद के द्वारा संशोधन हो सकता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धाराओं में संशोधन करने की शक्ति संसद तथा राज्यों की विधानमंडल को है, जबकि आदेशों में जो संशोधन की शक्ति है वो संसद, राज्य, विधानमंडल के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी दिया गया है। जो आदेशों में संशोधन होगा, धाराओं में संशोधन संसद करेगा, विधानमंडल करेगा, परंतु जो आदेश का संशोधन है वो संसद भी कर सकता है, विधानमंडल भी कर सकता है राज्य का, और साथ में उच्च न्यायालय भी कर सकता है। आगे चलते हैं।
सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 ये प्रवर्त हुआ था कब, ये आपको बताना है। 1 अप्रैल 2002 को, 1 जून 2002 को, 1 जुलाई 2002 को, या 6 जून 2002 को। राइट आंसर है ये प्रवर्त हुआ था 1 जुलाई 2002 को। सवाल पूछा गया है 2 बार, उत्तराखंड सिविल जज 2014 में और बिहार सिविल जज 2016 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2002 1 जुलाई 2002 को प्रवर्त हुआ है, ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 निम्न में से किसके संदर्भ में लागू नहीं होती? कहाँ पर लागू नहीं होती? ऑप्शन है दीवानी मामलों में, बी राजस्व मामलों में, दोनों में होती है, दीवानी में भी राजस्व में भी, सेवा संबंधित मामलों में नहीं। जो नौकरी संबंधी मामले हैं उनमें सीपीसी नहीं लगेगी, आप याद रखेंगे। भूमि विधि स्थानीय विधि के मामले में बिल्कुल लगेगी। कहाँ पर नहीं लगेगी? सेवा के मामलों में नहीं लगेगी। यूपी सिविल जज 2012 में सवाल को आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 सेवा संबंधी मामलों में लागू नहीं होती है। ऐसे मामले संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए विशेष विधि या नियमावली के द्वारा शासित होते हैं, जबकि दीवानी राजस्व और भूमि विधि व स्थानीय विधि के मामलों में सीपीसी लागू होती है, यह आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक डिग्री हो सकती है, डिग्री को बताना है। प्रारंभिक, अंतिम, पहले प्रारंभिक फिर अंतिम, प्रारंभिक या अंतिम, कोई भी। तो राइट आंसर यही है। और देखिए सवाल को कितनी बार पूछा गया है, याद रखेंगे। राजस्थान जेएलओ में 2014 में, एमपी सिविल जज में 2005, 2006 में, रेलवे के एपीओ में 2010 में। 3 से लेकर 4 बार इन सवालों को पूछा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल पर आते हैं। प्रारंभिक या अंतिम कोई भी हो सकती है, ये आपने देखा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के स्पष्टीकरण के अनुसार डिक्री प्रारंभिक तब होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने के पहले आगे और कार्यवाही की जानी है, और अंतिम तब होती है जबकि ऐसा न्याय निर्णय वाद को पूर्ण रूपेण निपटा देता है। यह डिक्री भागतः प्रारंभिक तथा भागतः अंतिम हो सकती हैं, यह आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 कौन सी दिनांक से लागू की गई? इंपॉर्टेंट सवाल। ये की गई थी 1 जनवरी 1909 को। एक्ट ये 1908 का है। लागू कब हुआ? 1909 में लागू हुआ, 1 जनवरी को। बिहार सिविल जज 2009 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 1 की उपधारा 2 के अनुसार दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 1909 से लागू की गई। अगले सवाल पर चलते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल 158 धाराएं 52 आदेश हैं, 158 धाराएं 51 आदेश हैं, 167 धाराएं 52 आदेश हैं, 161 धाराएं व 51 आदेश हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 158 धाराएं तथा 51 आदेश हैं। राजस्थान जेएलओ 2014 जेएलओ की अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से करिएगा। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में 158 धाराएं और 51 आदेश हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है सिविल प्रक्रिया संहिता जो संशोधन अधिनियम 1999-2002 है, किस सुझाव पर बनाए गए थे? कौन सी कमेटी थी जिसके सुझाव पर ये अधिनियम संशोधन जो है वो बनाए गए थे? आप याद रखेंगे वो कमेटी थी मलीमत कमेटी। संथानम कमेटी नहीं, ठक्कर कमेटी नहीं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। आप याद रखेंगे मलीमत कमेटी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 और 2002 इनके सुझाव पर ही बनाए गए थे। बिहार सिविल जज 2016 सवाल को पूछा गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन में भी वही दिया गया है जो मैंने आपको बताया। सीपीसी संशोधन अधिनियम 1999-2002 मलीमत कमेटी के सुझाव पर बनाए गए थे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सिविल प्रक्रिया के उपबंध, ऑप्शन ए रिट याचिकाओं में विनिर्दिष्टतः लागू होते हैं, बी विनिर्दिष्टतः रिट याचिकाओं में लागू नहीं होते, सी रिट याचिकाओं में हमेशा लागू होते हैं, या डी रिट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होते। राइट आंसर यही है कि रिट याचिकाओं में कभी लागू होते ही नहीं है। उत्तराखंड सिविल जज 2011 में सवाल को पूछा गया है, देख सकते हैं 2011 में सवाल आया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध रिट याचिकाओं में कभी
लागू नहीं होते हैं, क्योंकि रिट याचिकाएं भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन हैं। आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि रिट याचिकाएं संविधान के किन उपबंधों या किन जो आर्टिकल हैं उनमें दी गई है। 2 जगह रिट याचिकाओं का वर्णन किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर छापिएगा, मैं वेट करूँगा।